हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंतिम समीक्षा सीरीज में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ न्यायालयों के कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी को मजबूत करने के लिए आज ये हमारी 8वीं क्लास है, डे नंबर 8। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुहावरे, लोकोक्ति और पत्र लेखन से संबंधित, जिसमें टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्रों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। 30 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बेस पे। अब दोस्तों, ये मात्र 30 क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ये टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद हम उस टॉपिक को डिटेल में एनालाइज करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद जो आपका टॉपिक होगा वो आपका टॉपिक भी कंप्लीटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के अपनी पेन और कॉपी उठाइए और चलिए सीधे शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह आज भी देखेंगे हमने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने अभी तक के वाक्य परिचय तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आज है हमारा लोकोक्ति, मुहावरे, परिचय और पत्र लेखन, टिप्पण, ये सारी चीज हम कवर करेंगे। और हिंदी यहाँ पे आप सभी को पता है 14 नंबर की पूछी जाएगी। यहाँ पे सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन के सेकंड पार्ट पे है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अंगारे सिर पर धरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक दुख सहना। ठीक है, अब देखो, सर पर कोई चीज रख रहे हैं और वो क्या चीज है, अंगारे, यानी कि आग के अंगारे बोलते हैं ना। जब आग के अंगारे अगर सर पर रखेंगे तो क्या होगा, आपको अत्यधिक दुख होगा, यानी कि आप दुख सहेंगे, ऑब्वियस बात है। यहाँ पे वाक्य प्रयोग कर रखा है, मोहन ने अपने माता पिता के निधन के बाद मानो अपने सिर पर अंगारे धर लिए हों। ठीक है, यानी कि बहुत अधिक उसको कष्ट हुआ है, कष्ट झेल रखा है उसने। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं जो मुहावरे हैं, मुहावरे का मूल अर्थ होता क्या है। तो ये अरबी भाषा का शब्द है, सबसे पहली बात तो मुहावरा। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत। जब कोई वाक्यांश से सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष या लाक्षणिक अर्थ यहाँ पे प्रकट करता है, जैसे यहाँ पे अंगारे सिर पर धरना, इसका अर्थ है यानी कि जरूरी है नहीं कि हम अंगारे सर पे धरें। इसका अर्थ क्या है, ये अंगारे सिर पर धरने का विशेष अर्थ क्या बोलते हैं, अर्थ छोड़कर क्या करता है, विशेष या लाक्षणिक अर्थ यहाँ पे प्रकट कर रहा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे मुहावरा उसको कहते हैं। ये पूर्ण वाक्य ना होकर क्या होता है, वाक्यांश होता है, यानी कि ये पूरा वाक्य नहीं होता, कभी भी एक वाक्य का अंश होता है। इसका मूल रूप कभी नहीं बदलता है। जैसे अंगारे सर पर धरने का की जगह कोयले सिर पर धरना यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अगर कोयला सिर पर धरना रखेंगे ना तो ये बनेगा ही नहीं, मुहावरा हुआ ही नहीं, क्योंकि मुहावरा क्या होता है, हमेशा फिक्स रहते हैं। अगर इसका अर्थ अंगारे सिर पर धरने का अर्थ है अत्यधिक कष्ट झेलना है, तो इसी का अर्थ है वो, ना अंगारे होगा ना बंदूक होगा। समझ में आ रहा ना? ठीक है, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे मुहावरे क्या होते हैं ना, वाक्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार यहाँ पे परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अंत में प्रायः क्रियापद ना आता है। ठीक है, जैसे कि धरना है ना। अभी एग्जाम्पल देंगे, जैसे यहाँ पे और भी उदाहरण, जैसे अंगार उगलना, ये दूसरा है। ठीक है, इसमें भी नार है। ठीक, अंगारों पर पैर रखना, ये भी नार है। और आ बैल मुझे मार, तो इसमें तो नहीं आ रहा, जरूरी नहीं कि हर बार आए, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो अन्य इसी प्रकार के जो उदाहरण है जैसे अंगारों के रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या है, अंगार उगलना यानी कि अत्यधिक कड़वा बोलना। अब ये उगल रहा है, उगलते कैसे है, मुंह से उगलता है कोई भी चीज, है ना, तो इसका मतलब कि अत्यधिक कड़वा बोलना। अंगारे पैर पर रखना है, पैर पर रखना, तो यहाँ पे क्या है, पैर पे रख रहा है। अब देखो पैर पे क्या होगा ना, भारी पड़ेगा आपको। कोई भी चीज, बड़ी चीज जब अंगारे जैसे रख देते हो, वहां पे क्या होगा, आप उसको उठा नहीं सकते हैं, इसमें जोखिम नहीं उठा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, भारी जोखिम उठाना इसका अर्थ हुआ। और आ बैल मुझे मार, यानी कि खुद आपत मोल लेना, तो आपको पता ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इतिश्री होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इतिश्री का मतलब होता है काम समाप्त होना, और इसका इतिश्री का ठीक विपरीत क्या होता है, शुभारंभ, यानी कि श्री गणेश। तो यहाँ पे बात करेंगे, श्री गणेश का अर्थ कार्य शुरू होना और इतिश्री का अर्थ यहाँ पे विधिवत समाप्त होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप श्री गणेश और इतिश्री से याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे, तो हिंदी भाषा में कुछ जो शब्द मुहावरे होते हैं वो कार्य की पूर्णता, समाप्ति या विनाश को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि इतिश्री, ये संस्कृत का शब्द है। यहाँ पे इति का अर्थ क्या होता है, अंत या समाप्ति। ठीक है,
और भाषा को गरिमामय बनाने के लिए सामान्य शब्दों के स्थान पर ऐसे तत्सम प्रधान लाक्षणिक पद्धतियों का यहाँ पे चयन किया जाता है जो सीधा यहाँ पे प्रभाव छोड़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा के उपयोगी महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो इतिश्री का विलोम होता है श्रीगणेश, जो बता दिया है, जिसका अर्थ है कार्य शुभारंभ होता है श्रीगणेश का और इतिश्री का कार्य समाप्त होता है। बात करेंगे इसमें ऐसे अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे तिलांजलि देना, इसका मतलब होता है पूर्ण परित्याग करना। ठीक है, तिलांजलि देना आप सभी को पता होगा, जैसे किसी के घर में कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद उसकी क्या करते हैं, तिलांजलि देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ठंडा होना। ठंडा होना का मतलब होता है काम धीमा पड़ना या शांत होना, और ढेर होने का अर्थ होता है युद्ध में नष्ट हो जाना। ठीक है, तो ये मुहावरों के एग्जाम्पल हैं अलग अलग। बात करेंगे इसके बाद द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ये है ऐसी वस्तु जो कभी समाप्त ना हो सके। अब ये तो डायरेक्ट क्या है, महाभारत की जो द्रौपदी थी उनसे ही यहाँ पे मुहावरा बना दिया। यहाँ पे इसकी बात करें तो महाभारत के द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी साड़ी अनंत रूप से बढ़ती गई, वहीं से इसका अर्थ कभी समाप्त ना होना वाली वस्तु पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हम बात करेंगे। तो ये सब चीज हमने बता दिया है, और उसके बाद देखते हैं, सिर्फ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लास को लंबी ना करते हुए आप ये सब चीज़ें टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ में डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखें अन्य उदाहरण, तो भागीरथ प्रयत्न की बात करें, इसी से रिलेटेड है। अब भागीरथ प्रयत्न का मतलब होता है असाधारण या कठिन प्रयास। दूसरा है कुंभकर्णी नींद का मतलब होता है बेपरवाह और गहरी नींद, जैसे कुंभकर्ण सो जाता था। और विभीषण होना का मतलब है अपनों से गद्दारी करना, क्योंकि यहाँ पे जो रावण था, रावण का भाई था विभीषण, उसने क्या करा, राम के साथ मिलके जो रावण था, रावण के मृत्यु का भेद उनको बता दिया था श्री राम को। अब बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। अभी तक मुहावरे चल रहे थे, अब चली लोकोक्ति। तो ये इसका अर्थ होता है अनेक क्षेत्रों का अनुभव यहाँ पे होना। तो ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे लोकोक्ति की। तो यहाँ पे लोकोक्ति शब्द क्या है ना, लोक और उक्ति से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समाज में जो प्रचलित कथन है उससे अर्थ होता है लोक उक्ति, यानी कि समाज में प्रचलित कथन। लोकोक्ति क्या है, अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण वाक्य होती है जिसे वाक्य के भीतर मिलाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। कहने का मतलब है घाट घाट का पानी पीना, इसके बाद ये नहीं कुछ और चीज इसमें ऐड करेंगे कोई वाक्य, तब या जाके पूरा होगा। कहने का मतलब है जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में परिपूर्ण होती है। ये मानव समाज के सदियों पुराने अनुभव का निचोड़ होती है, जो नीति, सत्य और उपदेश को प्रकट करती है। समझ में आया क्या होती है लोकोक्ति। अब बात करते हैं इसमें, यहाँ पे परीक्षा के उपयोगी फैक्ट की बात करें तो लोकोक्ति क्या है, इसका रूप कभी बदलता नहीं है, इसके लिंग, वचन और काल में भी कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं किया जा सकता। इसे वाक्य के अंत में एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कुछ बात बोल दी आपने, कोई वाक्य बोल दिया, अब उस वाक्य का जो है ना ऑथेंटिकेशन करने के लिए, प्रमाणिकता देने के लिए किसी लोकोक्ति का हमने यहाँ पे बोल देंगे तो उसको क्या होगा, वो प्रमाणिक तौर पर सिद्ध हो जाता है। ये व्यक्ति के जीवन में आए उतार चढ़ाव और संचित व्यवहारिक ज्ञान को यहाँ पे दर्शाती है। अब जैसे इसके अन्य उदाहरण देखते हैं, ऐसी आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब होता है हर तरफ मुसीबत। दूसरा है एक पंथ दो काज, इसका मतलब होता है एक साधन से दो कार्य। और अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है ओछा दिखावा। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और बुरे कर्मों से अच्छा फल नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है। देखो, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, यानी कि जैसा पेड़ बोओगे वैसा फल मिलेगा, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और यहाँ पे और एक सेंसेस का और बन रहा है, वो कैसे, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, यानी कि बोए पेड़ बबूल का, यानी कि आपने अगर कुछ बबूल जैसा बोया है तो दूसरा जो अच्छा, बबूल को तो बेकार बबूल होता, ठीक है जो भी होता है, तो यहाँ पे आम कहां से होए, कहने का मतलब है अगर आप बुरे कर्म करोगे तो अच्छा फल आप उम्मीद कैसे कर सकते हो। कहने का मतलब ये सेंस है, इसलिए ये दोनों क्या है यहाँ पे बनते हैं इसके मतलब। तो यहाँ पे बात करेंगे इसके लोकोक्ति की, तो हमने बता दिया है। यहाँ पे जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें बात करेंगे तो ये वाली जो लोकोक्ति है ये पूर्णतः क्या है, कार्यकरण सिद्धांत यानी कि कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित है। ठीक है, और इसके जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखने में याद करने हैं। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे डीप जाना नहीं है। तो जैसी करनी वैसी भरनी का है कर्म अनुसार फल पाना।
कर भला तो हो भला का मतलब होता है परोपकार से खुद का कल्याण करना, और जैसा देश वैसा भेष का मतलब होता है परिस्थितियों के अनुकूल यहाँ पे ढलना। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। नीम हकीम खतरा ए जान, यानी कि इसका अर्थ बताना लोकोक्ति का। तो इसका अर्थ होता है अल्प ज्ञान हमेशा हानिकारक या खतरनाक होता है। आप सभी ने सुना होगा कि नीम हकीम जो होता है खतरा ए जान होता है, यानी कि नीम हकीम के पास जाओगे तो उसको खतरे का जान का खतरा हो सकता है। यहाँ पे बात करेंगे इसकी, तो ये इसके अर्थ की बात कर लेते हैं पहले। ये लोकोक्ति फारसी और उर्दू के प्रभाव से हिंदी में आई है। नीम का अर्थ होता है नीम का अर्थ होता है आधा, और हकीम का अर्थ होता है चिकित्सक, ठीक है। यानी कि बिना पूरी विशेषता के किया गया जो कोई भी कार्य होता है न केवल असफल होता है बल्कि जान माल के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। ये अधूरे ज्ञान पर कड़वा यानी कि कड़ा प्रहार करती है ये वाली लोकोक्ति। अब इसमें इसी के जैसे उदाहरण और हैं। थोता चना बाजे घना, यानी कि कम योग्यता अधिक दिखावा, ठीक है। थोता चना यानी कि कम चना, बाजे घना यानी कि बस्ता बहुत ज्यादा है। वैसे ही कम योग्यता पे अत्यधिक यहाँ पे दिखावा होता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब यहाँ पे क्या है, अपनी कमी छिपाने के को साधन में दोष देना। अपनी कमी छिपाने को साधन में दोष देना है, यानी कि नाच आता नहीं है आपको और आप बोल रहे हो कि ये तो आंगन ही टेढ़ा है इसलिए मैं नाच नहीं पा रहा हूँ, मैं गिर जा रहा हूँ। समझ रहे हो ना? आपको ऐसे पता होगा, मैं बस एक्सप्लेन कर लेता हूँ जैसे किसी को नहीं पता हो। अब बात करें अंधों में काना राजा, यानी कि अज्ञानियों में कम ज्ञान वाले को भी यहाँ पे आदर मिलता है, ठीक है। तो अंधों में काना राजा इसका ही है, इससे रिलेटेड लोकोक्ति। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा यहाँ पे नहीं चलता। काठ की हांडी यानी कि छल कपट। अब बात करेंगे इसके टॉपिक पे। तो ये लोकोक्ति जो है, काठ यानी कि लकड़ी की हांडी को यदि एक बार आग पर रख दिया जाए तो वो जल जाती है, उसे दोबारा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये लोकोक्ति क्या है, इंसानी रिश्तों और व्यापार में ईमानदारी के महत्व को प्रतिपादित करती है कि धोखेबाजी केवल एक ही बार काम आ सकती है, बार बार आप किसी इंसान को धोखा नहीं दे सकते क्योंकि आप समझ जाएगा वो इंसान। वैसे ही अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं इसी टाइप के। सत्य को आंच नहीं, यानी कि ईमानदार को भय नहीं होता। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि दोषी स्वयं डर प्रकट करता है। और दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो अत्यधिक सावधान यहाँ पे होना इसका अर्थ है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। व्याकरण की दृष्टि से मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा क्या होता है, ये वाक्यांश होता है। यहां पर मैंने बताया था मुहावरा जो होता है वाक्यांश, यानी कि वाक्य का एक अंश होता है, एक भाग होता है जिसका उपयोग क्या है वाक्यों के अंदर ही किया जाता है। लेकिन लोकोक्ति क्या होती है, अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है जिसका उपयोग अगर वाक्य में ना भी करें तो वो अपने आप में पूरा एक अर्थ दिखाती है। तो ऐसे ही बात करेंगे लोकोक्ति की। तो यहाँ पे तो यह है अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, यानी कि स्वयं की प्रशंसा करना। और लोहा लेना का मतलब होता है शक्तिशाली शत्रु का डटकर सामना करना। और हाथ मलना मतलब समय बीत जाने पर पछतावा करना। तो ये सब क्या है, ये उदाहरण है मुहावरे के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपने मुंह मियाँ मिट्टू, तो ये ऐसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी वाक्य के साथ इनको जोड़ना पड़ेगा। बात करें इसके बाद, कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कान फूकने का सही अर्थ होता है दीक्षित करना या बहकाना, ठीक है। किसी को प्रोवोक करना या उसको मैनिपुलेट करना। कान फूक रहा है यानी कि उसमें कानाफूसी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो इसके जैसे और भी हैं। अब यहाँ पे कान फूकना है, इसका अर्थ होता है बहकाना। तो कान भरने का अर्थ होता है किसी के विरुद्ध यहाँ पे चुगली करना, ठीक है। और कान पर जूना रेंगने का अर्थ होता है पूरी तरह बेपरवाह रहना। और कान खड़े होने का अर्थ होता है खतरे के प्रति अचानक सावधान होना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ऊधो का लेलाना दाम माधो का देना। ये लोकोक्ति का इसका अर्थ है क्या है? तो ये होता है सबसे अलग या अपने काम से काम रखना। यहाँ पे इसकी बात करें तो सांसारिक प्रपंच विवाद या लेन देन के झंझट से पूरी तरह दूर हटकर तटस्थ रहना, यानी कि यहाँ पे जो न्यूट्रल होता है उसको न्यूट्रल यानी कि किसी के पक्ष में नहीं रहता। तो देख लेते हैं इसके जैसे अन्य उदाहरण। यहाँ पे अपनी डफली अपना राग, यानी कि सामंजस्य का अभाव, ठीक है। और
दूसरा है एग्जाम्पल, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी कि असंभव शर्त यहाँ पे है। ये इसके मतलब कि ये सेम ऐसे उदाहरण नहीं है, लेकिन अलग उदाहरण है, ठीक है। और गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि अवसरवादी होना इसका अर्थ है। तो ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चन की। शासकीय पत्र, अब आ गए यहाँ पे सरकारी पत्रों से, पत्राचार से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें पहला है शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। तो पहले तो हम बात करेंगे शासकीय पत्र क्या होता है, ये पूरी तरह से औपचारिक होता है। दूसरा है, इसमें व्यक्तिगत आदर सूचक शब्दों का प्रयोग यहाँ पे वर्जित होता है, ठीक है। शासकीय यानी कि सरकारी पत्र में तो ये वर्जित होता है, यहाँ पे व्यक्तिगत सूचक आदर शब्द का जैसे प्रयोग होता है। तीसरा है, यह पत्र हमेशा उत्तम पुरुष में यानी कि मैं और हम में लिखा जाता है, तो ये क्या है, गलत है, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। और चौथा, इनमें अन्य पुरुष यानी कि अन्य भाषा शैली में प्रयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे इसके शासकीय पत्र की विशेषता की, हम देख लेते हैं डिटेल में। तो ये शासकीय पत्र औपचारिक दस्तावेज होता है जो पूर्ण सरकारी कार्यों के हेतु अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन और कर्मवाच्य शैली में लिखा हुआ होता है। निषेध और प्रतिबंध की बात करें तो शासकीय पत्रों में उत्तम पुरुष जो होता है मैं और हम, और मध्यम पुरुष जो होता है तुम और आप, इसका प्रयोग और व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति यहाँ पे पूरी तरह वर्जित होती है, यानी कि इसका कोई भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए यूज। बात करेंगे अंकन निर्देशन की, तो पत्र के जो शीर्ष होता है इसके बाईं ओर पत्र संख्या और प्रेषक विवरण अंकित किया जाता है, यानी कि जैसे यहाँ पे पत्र है, ठीक है, ये वाला पत्र है ऐसे करके, तो इसके जो बाईं ओर है ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, यानी कि बाईं ओर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा पत्र संख्या होगी और प्रेषक का विवरण यानी कि जो भेज रहा होगा उसका विवरण होगा। अब बात करेंगे अंग की, तो अनिवार्य संरचना क्या होती है, इसमें प्रेषक होता है, प्रेषिती होता है यानी कि सेवा में, और संक्षिप्त विषय होता है, और औपचारिक संबोधन के लिए महोदय या महोदया ही यहाँ पे मान्य होता है। बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन की, अर्ध सरकारी पत्र यानी कि डेमी ऑफिशियल लेटर कब लिखा जाता है। जब लिखा जाता है जब अधिकारी का ध्यान किसी मामले की ओर व्यक्तिगत स्तर पर आकर्षित यहाँ पे करना होता है। यहाँ पे बात करेंगे जब किसी अटके हुए सरकारी कार्य को तेजी से निपटाने के लिए एक अधिकारी क्या है दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत और अनौपचारिक स्तर पर पत्र लिखता है, तो उसे अर्ध सरकारी पत्र यहाँ पे कहते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, कार्य संपादन करने में, शीघ्र कार्य जल्दी करने में, लंबित कार्यों पर त्वरित ध्यान यहाँ पे गोपनीयता और गोपनीय विमर्श के लिए यहाँ पे किया जाता है। कार्यगत गतिशीलता की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ लाल फीताशाही यानी कि डिले जो होता है काम को, इसको न्यूनतम करने का है, और निर्णय प्रक्रियाओं को तीव्र गतिशीलता पे प्रदान करना होता है। गोपनीयता और निजता की बात करें तो ये पत्र अधिकारी के नाम से सीधे भेजा जाता है, ना कि केवल उसके पद नाम से याद, ताकि क्या है इसकी व्यक्तिगत निजता पूर्ण रूप से बनी रहे, ठीक है। तो ये अधिकारी के नाम से सीधे बने रहता है। और इसके बाद बात करेंगे प्रयोग के अवसर की, तो एक जिला अधिकारी दूसरे जिला अधिकारी को सीमा विवाद पर सचिव द्वारा अधीनस्थ व्यक्तिगत रूप से त्वरित रिपोर्ट मांगने हेतु प्रयोग किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अर्ध सरकारी जो पत्र होता है इसकी भाषा शैली कैसी होती है, तो इसकी भाषा शैली हमेशा क्या होती है, उत्तम पुरुष यानी कि मैं और हम में होती है, और आत्मीय और मैत्रीपूर्ण शैली होती है, क्योंकि ये पर्सनली भेजते हैं, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को भेज रहा है। अब बात करेंगे इसके बाद इसकी बनावट की, तो ये बता दिया है। और प्रियश्री और प्रिय महोदय के साथ अधिकारी के उपनाम का सम्मानजनक प्रयोग भी यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। हस्तलेखन और टंकन की बात करते हैं, पूर्ण तो हस्तलिखित हो सकता है और टंकित भी हो सकता है, यानी कि दोनों तरीके से हो सकता है। यहाँ पे बात करेंगे व्यवहारिक वाक्य की, तो इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि लें इस तरह के वाक्य को यूज किया जाता है। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के ठीक नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है प्रेषक का नाम और पदनाम। अभी बताया जैसे शासकीय पत्र है इसमें पत्र संख्या यहाँ पे रहती है ना, पत्र संख्या, इसके ठीक नीचे क्या होता है, प्रेषक होता है और उसका नाम होता है, पदनाम होता है। यहाँ पे हमने बात कर ली है इसके बारे में फिर से। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन, सरकारी पत्र में महोदय और महोदया संबोधन के ठीक नीचे क्या लिखा होता है, तो ये लिखा होता है निर्देश संदर्भ पत्र का मुख्य कलेवर यानी कि मुख्य बॉडी यहाँ पे लिखा होता है महोदय और महोदय के नीचे, ठीक है। यहाँ पे जैसे बन गया पत्र, अब उसके बाद यहाँ पे प्रेषक और उसका नाम विवरण आ गया, उसके बाद महोदय आ गया, और महोदय के बाद ठीक यहाँ पे मेन जो सब्जेक्ट होगा इसका विषय होगा यानी कि मेन बॉडी होगी वो होता है। यहाँ पे बात करेंगे इसकी,
तो यहाँ पे पैराग्राफ नियम का है, जिसमें यदि पत्र में एक से अधिक बिंदु है तो उन्हें क्या होता है 1 2 3 यानी कि नंबर डालकर यहाँ पे स्पष्ट किया जाता है। पहले पैराग्राफ पर कभी भी एक संख्या नहीं डाली जाती है, पहले स्टार्टिंग होता है पैराग्राफ से, उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके आते हैं। भाषाई कठोरता यहाँ पे वर्जित है, यहाँ पे सर्वथा वर्जित और नियम विरुद्ध मानी जाती है। और आरंभिक मानक वाक्य की बात करें तो उपयुक्त विषय आपके पत्र संख्या इसके संदर्भ में मुझे सूचित करने का निर्देश हुआ है, तो इस टाइप से लिखा जाता है। तो ये इतना नहीं आता डिटेल में, ऐसी एक्सप्लेनेशन के तौर पे बता दिया। अगला क्वेश्चन है, अर्ध सरकारी पत्र के अंत में स्वनिर्देश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो स्वनिर्देश के लिए बोला जाता है आपका विश्वासी, सदिच्छु या आपका। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे, इसकी आप देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टिप्पण नोटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है यानी कि आवती यानी कि आए हुए पत्र पर निर्णय हेतु तथ्य, नियम और सुझाव यहाँ पे प्रस्तुत करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि नोट करना उसको। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रशासन में भूमिका क्या होती है, संक्षिप्त आलेख के रूप में दर्ज करना इसका काम होता है। नोट शीट नियम की बात करें तो बाईं ओर के पन्ने यानी कि नोट शीट पर अंकित किया जाता है, जबकि मूल आवती पत्र दाईं ओर फाइल में संलग्न किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करेंगे मुख्य टिप्पणी की जो मेन नोट होता है, इसका हमेशा किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्यालय के संबंधित सहायक या कनिष्ठ लिपिक द्वारा यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद देखें डिटेल में, आप देख सकते हैं, इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है निंदा तो, क्योंकि आपका इतने डिटेल में आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन ही बनेगा इस चैप्टर से भी यहाँ पे हम, लेकिन पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हम सब चीज़ बताते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे अगला क्वेश्चन, अनुसांगिक टिप्पणी यानी कि सब्सिक्वेंट्स या सब्सिडरी नोट किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं सहायक के टिप्पण के नीचे उच्च अधिकारी द्वारा दी जाने वाली संक्षिप्त टिप्पणी को कहते हैं। उसके बाद बात करें, इसके बाद पूरा टोटल तो आप देख सकते हैं। फिर से बात करेंगे प्रारूपण यानी कि ड्राफ्टिंग शाब्दिक या प्रशासनिक का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी पत्र या नीति या आदेश का कच्चा मसौदा यहाँ पे ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार करना, इसका अर्थ होता है। जैसे कि यहाँ पे सरकारी पत्र को अंतिम रूप से भेजने से पहले क्या उसका अंतिम यानी कि टेंटेटिव ढांचा या कच्चा रूप तैयार किया जाता है, उसे हिंदी में प्रारूपण या मसौदा आलेखन कहा जाता है। बात करें इसके बाद तो ये देख सकते हैं आप। और अगला क्वेश्चन, एक अच्छे ड्राफ्ट में कौन सी विशेषताएं होनी अनिवार्य है? तो भाषा स्पष्ट, सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए, पूर्ण और सुस्पष्ट होनी चाहिए, पैराग्राफ में केवल एक ही मुख्य विचार होना चाहिए, एक पैराग्राफ में एक ही विचार होना चाहिए। तो ये इसकी सभी क्या हैं, विशेषताएं हैं। अब बात करें इसके बाद, इसका तो आप देख सकते हैं फिर से। और अगला क्वेश्चन, टिप्पण लेखन की भाषा शैली हमेशा कैसी होनी चाहिए? तो टिप्पण लेखन की जो भाषा शैली है टिप्पण लेखन, वो होती है वस्तुनिष्ठ, तटस्थ और संयत और अन्य पुरुष में होनी चाहिए। ठीक है, बात करें टिप्पण लेखन की भाषा, तो यहाँ पे बताई दिया कि कैसी होनी चाहिए, राजभाषा में मर्यादा होनी चाहिए और प्रतिबंधित शब्द अलंकार यहाँ पे प्रतिबंधित हैं। जैसे कि टिप्पण लेखन में मुहावरे, लोकोक्ति, काव्यात्मक अलंकार, अस्पष्ट और फिल्मी संवादों का प्रयोग यहाँ पे पूर्णतः वर्जित है, यानी कि प्रतिबंधित है। और सही भाषा के उदाहरण के रूप में देखें तो प्रार्थी का आवेदन नियम इतने के अनुकूल न होने के कारण अस्वीकार योग्य है, इस विषय में वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य प्रतीत यहाँ पे होती है। ठीक है, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, विज्ञप्ति यानी कि कम्युनिकी, इसका प्रयोग प्रशासनिक स्तर पर कब किया जाता है? यहाँ पे जब किसी सरकारी निर्णय, घोषणा या आदेश को व्यापक जन समुदाय तक पहुंचाना होता है तो इसका उपयोग किया जाता है, विज्ञप्ति बनाई जाती है। तो कहते हैं ना विज्ञप्ति आ गई, तो इसलिए। बात करें इसके बाद सरकारी विज्ञप्ति यानी कि प्रेस रिलीज के संदर्भ में कौन सा तथ्य यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे सभी कथन सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी व्यक्तिगत रूप से संबोधित यहाँ पर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है इसमें, क्योंकि अखबार में आता है या कोई ऐसे पूरा उनके साइट में आता है। सरकारी विज्ञप्ति प्रेस रिलीज में आता है, अधिकतर प्रेस रिलीज भी नाम है उसका। इसके प्रकाशन के लिए समाचार पत्रों से कोई शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाता, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इसमें नीचे जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम होते हैं। बात करेंगे इसकी तो आप देख सकते हैं डिटेल में। और इसके बाद बात करें विज्ञप्ति में सबसे ऊपर मध्य में क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा जाता है विभाग, मंत्रालय और संस्था का नाम और उसका स्थान। तो यहाँ पे देखें तो
जो समरी होती है विज्ञप्ति की, उसकी बनावट कैसी होती है। विज्ञप्ति के प्रारूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इसका शीर्ष स्थान, महत्वपूर्ण तत्व का शीर्ष स्थान होता है। इसे पढ़ते ही क्या तुरंत ज्ञात हो जाना चाहिए कि ये किसी शासकीय संस्था की ओर से प्रेषित किया गया है, इसलिए इसके प्रारूप में सबसे ऊपर बिल्कुल बीचों बीच क्या होता है, सेंटर में। यहाँ पे जैसे मान लो पेज है, ठीक है, तो इसके बीचों बीच क्या होता है, यहाँ पे उस विभाग का नाम, मंत्रालय, आयोग या संस्था का नाम होता है और उसका स्थान यहाँ पे लिखा जाता है। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो ये दस्तावेज कानूनी और प्रशासनिक प्रमाणिकता यानी कि ऑथेंटिसिटी को यहाँ पे प्राप्त होती है इससे, किसी भी विभाग की। इसके ठीक नीचे विषय को बोल्ड अक्षरों में भी लिखा जा सकता है ताकि क्या है, पाठकों का ध्यान यहाँ पे त्वरित रूप से आकर्षित हो सके। यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की जो होती है, आयोग की परीक्षाओं की सूचना हेतु यहाँ पे दी जाती है। कार्यालय महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस देहरादून की यहाँ पे भर्ती या सुरक्षा व्यवस्था विज्ञप्तियों पर होती है। और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल बोर्ड की है, बोर्ड परीक्षाफल या समय सारणी हेतु यहाँ पे विज्ञप्ति रिलीज की जाती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जब कोई मंत्रालय अपने ही अधीन कर्मचारियों को कोई सामान्य निर्देश जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कार्यालय ज्ञाप या कार्यालय आदेश, यानी कि ये एक सिंगल यानी कि इंडिविजुअल ऑफिस के रिलेटेड होता है, ठीक है। अब कोई ऑफिस है, उस ऑफिस में सभी कर्मचारियों को क्या है, कोई आदेश जारी करना है तो उसमें क्या होता है, कार्यालय ज्ञाप या आदेश होता है। इसमें प्रशासनिक कार्य, कर्मचारियों की छुट्टी या सामान्यतः अनुशासनात्मक जो निर्देश होते हैं उसमें उसके आदेश जारी किए जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, पूर्व में भेजे गए जो पत्र है उसका उत्तर ना आने पर आयोग याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अनुस्मारक, यानी कि इंग्लिश में बोले तो रिमाइंडर या फॉलो अप लेटर कहते हैं। यहाँ पे बात करेंगे इसका संदर्भ, मूल संदर्भ क्या है, जब पूर्व में कोई पत्र भेजे हैं और उसकी पत्र संख्या है, विषय भी रखा है और तारीख भी लिखा है, इसमें वो चीजें देना अनिवार्य होता है। नहीं तो आप कैसे बताएंगे कि वो पत्र संख्या, मतलब कि वो पत्र कैसे मिलेगा उसको ना, क्योंकि किसी ऑफिस में या किसी विभाग में तो इतने सारे पत्र आते हैं, तो उसकी जो रिमाइंडर होता है अनुस्मारक, उसमें पत्र संख्या और विषय और तारीख देना बहुत जरूरी होता है। और बाकी ये सब चीजें हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे अगला क्वेश्चन, परिपत्र यानी कि सर्कुलर, इसे किसे कहा जाता है सर्कुलर, तो सर्कुलर क्या होता है ना, जब एक ही सरकारी पत्र को अनेक अधीनस्थ कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर। इसे गस्ती पत्र भी कहते हैं, जब सूचना एक हो और उसे पाने वाले बहुत सारे विभाग या अधिकारी होते हैं तो उसे परिपत्र यानी कि सर्कुलर या गस्ती पत्र कहते हैं। बात करेंगे इसकी, तो आप देख सकते हैं परीक्षा के इंपोर्टेंट फैक्ट में प्राप्तकर्ता क्या होता है सेवा में, जो इसके स्थान पर क्या एकल नाम ना होकर पूरे सामूहिक पद जैसे कि समस्त जिलाधिकारी उत्तराखंड या एसटीएफ के कुछ होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन का प्रकाशन अनिवार्य रूप से कहाँ किया जाता है, तो ये सरकारी गजट यानी कि राजपत्र में नोटिफिकेशन का यहाँ पे यूज किया जाता है। बात करें इसकी, तो इसकी विशेषताओं की, तो प्रकाशन अनिवार्य रूप से केवल और केवल सरकारी राजपत्र यानी कि गजट में ही किया जा सकता है। यहाँ पे बात करेंगे सदैव महामहिम राज्यपाल जो राज्य स्तर पर, ये राष्ट्रपति जो महामहिम राष्ट्रपति हैं देश के केंद्र स्तर पर, इनकी आज्ञा से ही जारी किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और राजपत्र में प्रकाशन के बाद ये आम जनता और न्यायालयों के समक्ष अधिकारी अकाट्य साक्ष्य पे बन जाते हैं। तो बात करें इसके बाद आज का अगला लास्ट क्वेश्चन है, आंख का अंधा नाम नयन सुख, इस लोकोक्ति का व्यावहारिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है गुण के विपरीत नाम होना, यानी कि आंख का अंधा नाम का नयन सुख, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें इसकी, तो लोकोक्ति क्या है, प्रकाशनिक और व्यवहारिक विश्लेषण की हम बात करें तो ये लोकोक्ति मानव स्वभाव के विरोधाभास यानी कि पैराडॉक्स को प्रकट करती है। जब किसी वस्तु, व्यवस्था या व्यक्ति का बाहरी नाम या दिखावा तो बहुत ऊंचा और अर्थपूर्ण होता है, लेकिन क्या है वास्तविकता क्या होती है, उसके गुण और लक्षण उसके ठीक विपरीत या घटिया होते हैं। तो इसके पीछे क्या होता है, पीछे नाम खोखलेपन और गहरा प्रभाव यहाँ पे डालती है। इसके समानार्थी उदाहरण भी हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीका पकवान, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक से जुड़े वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके कई सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे।
अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे बाकी अपडेट से टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और अब मिलेंगे हम अगले एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।